नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का संबोधन हुआ है, जहां पर बीजेपी सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। साथ ही साथ बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संबोधन किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था, बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में। जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है, उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है और जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा। एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को जीरो करते हुए किसी भी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हैं। उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष छूट और दी है कि जो वहां पर कार्य करने वाले कामगार होंगे उन्हें एक इंटर्नशिप की स्कीम भी उनके लिए निकाली है। और मुझे लगता है कि वह देश के अंदर, मुझे लगता है कि 1-2 ही राज्य होंगे जिन राज्यों में सुविधा प्राप्त हो रही होगी। और इस बार तो आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी पीएम इंटर्नशिप की स्कीम निकली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसी तर्ज पर अपने यहां एक इंटर्नशिप की स्कीम निकाली है। हर एक उद्यम के साथ हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए भी एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए।
अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अतीक अशरफ की मौत के बाद हो रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि यही माफिया अब हिंसा करते थे तो ये नेता नहीं बोलते थे, क्योंकि ये उन्हीं के घर जाकर चाय पिया करते थे। माफिया वाले जब आम जनमानस पर, व्यापारी पर प्रहार करते थे, मारते थे, दबाकर वसूली करते थे, तब इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि यही नेता इन्हीं माफिया और डॉन के घरों में जाकर चाय पीते थे। उनकी राजनीति में, उनकी सरकारों में इनको संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब इनके लिए क्यों बोलते। यही बढ़ते अगली खबर की ओर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को सुनवाई होगी और इसके साथ ही यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर कोर्ट सुनवाई करेगी। यह जनहित याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है। वहीं विशाल तिवारी ने यह याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जनहित याचिका में विशाल तिवारी ने सवाल उठाए थे कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पुलिस कस्टडी में ही की गई है और इस पूरे मामले में अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। वहीं जनहित याचिका में विशाल तिवारी ने साल 2017 से यूपी में हुए 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये पूरी जांच हो। तो वहीं दिग्विजय सिंह का बयान आया, जहां पर अतीक अहमद को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों पर जुल्म किया गया है। साथ ही साथ अतीक अहमद से हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अतीक हो रहा है। तो आपको बताते चले कि दिग्विजय सिंह का बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर राज्य बन के रह गया है यूपी। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में
जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर। आरजेडी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, नीतीश कुमार को पीएम कैसे बनाया जाए। वहीं प्रशांत किशोर आरजेडी का एक ही लोकसभा में सांसद नहीं है, ये क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे। तो आपको बताते चले कि नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और नीतीश कुमार को पीएम कैसे बनाया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी का उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का सांसद में एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और ये कैसे नीतीश को पीएम बनाएंगे। आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 एमपी की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी है। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 एमपी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दे तो उसका क्या मतलब है। अरे पहले एक एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। तो वहीं अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने पर संजय राउत ने कहा कि यह सब अफवाह है। अजीत पवार जी हमारे महत्वपूर्ण नेता है। जानकारी है इस प्रकार की, ये सब अफवाह है। अजीत पवार हमारे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज सुबह हम सभी प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। शरद पवार साहब के साथ ये बातचीत रहे, सुप्रियाताई सुरेश से भी हमारा संपर्क हुआ है, उद्धव ठाकरे जी, हम सब एक दूसरे से साथ सभी बात कर रहे थे। ये सब अफवाह है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजीत दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैला कर अगर किसी को लगता होगा कि यह महाविकास आघाड़ी कमजोर है, कोई गलत नहीं है। सर, कल एक कार्यक्रम था जिसमें अजीत दादा को जाना था पुणे, लेकिन वो न जाके यहाँ पे ऑफिस में बैठे रह गए। तो क्या हो गया? अजीत दादा पवार लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे बहुत से लोगों के प्रोग्राम कैंसिल होते थे। प्रधानमंत्री के कैंसिल होते हैं, मुख्यमंत्री के कैंसिल होते हैं, डिप्टी सीएम के कैंसिल होते हैं। तो इसमें सीरियस लेने की क्या बात है? उनका निर्णय होता है, उनका पार्टी का निर्णय होगा। वहीं आरिफ मोहम्मद का बयान आया है जहां पर चर्चा में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर वो दरअसल बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने और रहने वाले सभी हिंदू हैं। वहीं केरल सरकार से मेरा कोई विवाद नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। तो आपको बताते चले कि आरिफ मोहम्मद का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में पैदा और रहने वाले सभी हिंदू धर्म के हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। मैंने ये कहा कि सर सैयद, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं, सर सैयद का ये कहना था, उनको पंजाब में बड़ी मशहूर जगह है, जहां से मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे आर्य समाज वालों ने उनको उनके सम्मान में एक मीटिंग करी और उनको एड्रेस पेश किया। तो सर सैयद ने जब अपना जवाबी भाषण दिया तो उसमें ये कहा सर सैयद ने कि मैं हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ता हूं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन से उगा अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान के का पानी पीने वाला हर किसी को यह अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। ये मैंने नहीं कहा, ये सर सैयद ने कहा, ये सर सैयद ने कहा है। तो मैं, और उन्होंने ये कहा मुझे आपसे ये शिकायत है, आर्य समाज के लिए कहा, मुझे आपसे ये शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। अब उनकी जो समझ और जो ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने कहा आपके पूर्वज 4-5 हजार साल पहले आए होंगे, मेरे पूर्वज भी 1000 साल से ज्यादा पहले आए। हमारे इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और उस सेंस में हम हिंदू।
दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी उतारने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पार्टी की ओर से इस बार शिखा राय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी उतारने के बाद अब 26 अप्रैल को होने वाले मेयर और उप मेयर के चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से जंग देखने को मिली है। इससे पहले प्रत्याशी घोषित करने और ना करने को लेकर बीजेपी ने मंथन चला था। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान बीजेपी के ज्यादातर पदाधिकारी मेयर और उप मेयर प्रत्याशी उतारने के पक्ष में थे, जिसके बाद यह ऐलान किया गया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मंगलवार को ही नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए 5 बजे से पहले संभावना है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामांकन कर दे। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले कल आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और उप मेयर के लिए आले मोहम्मद के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में दोनों को फिर से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। तो आपको बताते चले कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में तनातनी है। इसको देखते हुए दोनों ने अपने मेयर चुनाव के लिए चेहरे को उतार दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पार्टी की ओर से इस बार शिखा राय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी के प्रत्याशी उतारने के बाद अब 26 अप्रैल को होने वाले मेयर और उप मेयर के चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से जंग देखने को मिलेगी। वहीं इससे पहले प्रत्याशी घोषित करने और ना करने को लेकर बीजेपी ने मंथन चला था। इस दौरान बीजेपी के ज्यादातर पदाधिकारी मेयर और उप मेयर प्रत्याशी उतारने के पक्ष में थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को भारत रूस संबंध को प्रमुख वैश्विक संबंधों में सबसे स्थिर संबंध बताया है। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापार असंतुलन के मुद्दे को लेकर करने की बात कही और रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव की उपस्थिति में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि रूस के संसाधन और प्रौद्योगिकी भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी समय जयशंकर ने भारत और रूस के बीच आर्थिक पहलू को असंतुलित व्यापार के मुद्दे पर तत्काल रूप से बातचीत करने को कहा। असंतुलित व्यापार का मतलब है कि बाजार, गैर ट्रैफिक और भुगतान या रसद से जुड़ी बाधाओं को दूर करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।